नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती त्यागी अपने यूट्यूब चैनल जया लिटरेचर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है एक हम्माम में। तो चलिए सुनिए कहानी एक हम्माम में। मेरी नई पोस्टिंग राजौरी के लाम में आई थी और वहाँ मैं मेजर की पोस्ट पर प्रमोशन पाकर ज्वाइन करने वाला था। सबसे पहले जिस चेक पोस्ट पर मुझे भेजा गया था वह लाम में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। बीहड़ भरे रास्तों को पार करके आर्मी की गाड़ी ने मुझे मेरे नए पोस्ट पर उतार दिया था। वह पोस्ट ऊंचाई के साथ ही पाकिस्तान से महज आधा किलोमीटर ही पहले था। हमारी पोस्ट से पाकिस्तानी पोस्ट काफ़ी नीचे थी, सो वे कुछ ज़्यादा उपद्रव या हलचल नहीं करते थे। हम उनकी एक एक हरकत को बड़ी आसानी से देख सकते थे। रात को जब उनके अफसर पेट्रोलिंग के लिए आते थे तो वो हमारी बंदूक के रेंज में होते थे। बस कभी कभार एक आध गोली उधर से चल जाती थी। हमें निर्देश था कि अगर एक आध गोली उधर से आए तो इग्नोर कर दो और ज़्यादा आए तो लौटा दो, मतलब जवाबी कार्रवाई करो। वहाँ हर तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। चारों ओर पहाड़ियाँ और उन पर लगे कसमल, खुबानी, अंजीर और कई तरह के पहाड़ी फल जिनकी पहचान होनी अभी शेष थी, लगे हुए थे। अगर एक आम आदमी केवल घूमने चला जाए तो स्वर्ग से मोहक दृश्य उसे वहाँ से आने ही न दें। सब कुछ अच्छा होते हुए भी मेरा मन वहाँ पूरी तरह लग नहीं पाया था। कई बार मन में आता कि छुट्टी के लिए आवेदन कर दूँ, पर मन मसोस के रह जाता क्योंकि इन दिनों कई अफसर अपने घर गए हुए थे। किसी तरह 2 महीने बीते होंगे कि रात के 11 बजे मेरे मोबाइल पर मेरे प्रिय मित्र मेजर अनुज का फ़ोन आया। हेलो नैन, कैसा है? चहकते हुए स्वर में अनुज ने पूछा। ठीक हूँ, और तू बता, कैसे याद किया इतनी रात में? अरे यार, रात क्या, यहाँ तो दिन निकला है। मैं समझा नहीं। अरे यार, हम केकड़े की शादी में आए हैं। केकड़े? अरे वही अपना यार सुधीर। बोले तो अब कैप्टन सुधीर। ओह हाँ, अच्छा, और फैमिली भी है तेरे साथ? नहीं यार, बच्चों के पेपर थे ना, सो रीमा नहीं आ पाई, पर अपना वो लंगोटिया यार विकास है यहाँ। विकास? अरे हाँ यार, वही अपना नाक चिपटा। वो हमारे शहर के एक सरकारी विद्यालय में पीटीआई बन गया है और खूब मौज कर रहा है। बात करेगा? हाँ, पर मैं उससे सुबह बात करूँगा, आराम से। अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। ओके, बाय बाय। और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। अपने प्रिय मित्र अनुज से बात करके मन उन सभी दोस्तों से मिलने के लिए आतुर हो उठा। अब लाम में एक एक दिन काटना भारी हो रहा था। अनुज 20 दिनों की छुट्टी लेकर गया था और उसमें से अभी 14 दिन
उसे मेरे शहर में ही रहना था। वैसे उसका होम टाउन तो दूर पूर्वांचल में था, परंतु उसकी पिछली पोस्टिंग हमारे शहर अंबाला में हुई थी। बच्चों का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में हुआ था, सो वह अपने परिवार को इस वर्ष किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हम एक साथ ही सैनिक स्कूल कुंजपुरा से पास आउट हुए थे, साथ ही एनडीए क्लियर किया था और साथ ही आर्मी ज्वाइन किया था। केकड़ा मतलब कैप्टन सुधीर ने दूसरे प्रयास में एनडीए क्लियर किया था, सो वह बेचारा हमारा जूनियर बन गया था। अंबाला में अनुज ने हमारे घर के पास ही एक पूरी कोठी किराए पर ली थी, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बेटे रहते थे। अगले दिन सुबह ही मैंने विकास को फ़ोन मिलाया, पर शायद वह कहीं व्यस्त था, फ़ोन नहीं उठाया। मैंने यह सोचकर अपनी छुट्टी की अर्जी लगा दी कि अगर मंजूर हो गई तो बहुत अच्छा, परंतु नहीं हुई तो अगली बार छुट्टी प्राप्त करने में मुझे वरीयता क्रम में तो रखा ही जाएगा। 2 दिन बाद पता चला कि मेरी छुट्टी मंजूर कर ली गई है। मुझे इस अप्रत्याशित छुट्टी की मंजूरी पर सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बिना पंखों के ही खुले आकाश में उड़ने लगा था। अगले दिन ही मेजर नवीन मेरी पोस्ट पर भेज दिए गए थे और मैं गुनगुनाते हुए अपनी छुट्टियां बिताने की कल्पना कर रहा था और अपना कुछ ज़रूरी सामान लगा रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं आर्मी की गाड़ी से जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन में आर्मी के डिब्बे में पहुंचकर मैंने नीचे की बर्थ ले ली और आंख बंद कर भगवान को धन्यवाद दिया। आंखें बंद किए 1 मिनट में अपने घर पहुंच गया। फिर अनुज से मिलकर विकास के घर भी। अभी और न जाने कल्पना की उड़ान कहाँ तक जाती अगर ट्रेन ने सीटी देकर मेरी कल्पना को झकझोर न दिया होता। ट्रेन तीव्र गति से मकानों, पहाड़ों और पेड़ों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और मेरा घर, मेरे पापा, मम्मी, मेरी अनुभा और मेरी 5 साल की दिव्या नज़दीक आते जा रहे थे। शाम लगभग 8 बजे ट्रेन अंबाला कैंट पहुंच गई। मैं घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए गाड़ी के लिए पापा को फ़ोन नहीं किया। मैंने उबर की एक टैक्सी मंगा ली और 10 मिनट में अपने घर के बरामदे में पहुंचकर कॉल बेल बजा दी। दरवाज़ा मेरी मम्मी ने खोला और मुझे यूं अचानक सामने देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने आगे बढ़कर माँ के पैरों को हाथ लगाया ही था कि उन्होंने मुझे कलेजे से लगा लिया और खुशी से उनकी आँखों से आंसुओं की धार बह चली। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें संयत किया। अरे माँ जी, कौन है? अरे खुद ही आके देख लेना, मुझसे क्या पूछती है? रोटी की लोई बनाती हुई रीमा जैसे ही किचन से बाहर आई और मुझे देखा तो खुशी से उछल पड़ी। अरे आप, अचानक छुट्टी मिल गई? और न जाने कितने सवाल पूछती, पर माँ ने कहा, अरे बहू, सब पूछ लेना, पहले इसे पानी पिला, देख तो इसका मुंह कैसा सूखा हुआ है। अरे हाँ, अभी लाई। चलो ये सामान इधर यहाँ रख दो और हाथ मुंह धो लो। मैं सामान रखने अपने कमरे में गया तो देखा दिव्या नीचे मुंह किए कोई ड्राइंग बना रही थी। मैं धीरे से उसके पास पहुंच गया और एकाएक गोद में उठा लिया। अब तक उसने मुझे अच्छी तरह देख लिया था। उसने अपने नन्हे हाथों से मेरे चेहरे को दोनों ओर से थाम लिया और बोली, पापा आप कब आए? छुट्टी मिल गई? हाँ बेटे, मैं अपने बेटे के लिए छुट्टी लेकर आया हूँ।
और मेरे लिए क्या लाए हो? मैं अचानक इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था और घर पहुंचने की जल्दी में रास्ते में से कुछ खरीदना भूल गया था। परंतु दिव्या का दिल दुखाना नहीं चाहता था, सो जेब से एक 500 रुपये का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, मैं अपने बेटे के लिए पैसे लाया हूँ, कल मेरे साथ बाजार चलना और जो कहोगी खरीद दूँगा। दिव्या वह नोट लेकर भागती हुई अपनी माँ के पास चली गई। मैंने अपने कपड़े उठाए और स्नान गृह की ओर चला गया। मैं न जाने कब तक नहाता रहता, मगर अगर अनुभा ने बाहर निकलने के लिए आवाज़ न दी होती। नयन, जल्दी आ जाओ, खाना लगा दिया है, ठंडा हो रहा है। आता हूँ कहकर मैं तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुँच गया। वहाँ मम्मी, दिव्या और अनुभा बस मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। पापा आज किसी मित्र के बेटे की शादी में मेरे घर आने से पहले ही निकल गए थे। सुबह उठा तो पापा से मिला। वो बहुत देर रात घर लौटे थे। अचानक घर आया देख वह भी बहुत खुश हुए, परंतु साथ ही ये सलाह भी दे दिया, बेटे अपनी छुट्टियां बचा के रखनी चाहिए, न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। जी पापा कहकर मैं अपने कमरे में चला आया और विकास को फ़ोन लगाया। हेलो, कौन? क्यों भाई, मेरी आवाज़ भी भूल गया? ओ हाँ, तू नयन बोल रहा है ना? खुदा का शुक्र है, आवाज़ तो याद है। अरे यार बता कैसा है? वहीं लाम में है ना? हाँ यार ठीक हूँ, अभी लाम में वहीं हूँ। मैं छुट्टी लेकर अम्बाला आया हूँ। तू आ जाए तो साथ जाकर अनुज को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, कब आऊँ? हो सके तो कल आ जा, पर अनुज को अभी कुछ मत बताना। ओके, नहीं बताऊँगा, कल आता हूँ। ठीक है, आ जाना। अगले दिन विकास सुबह 9 बजे ही घर आ गया। हमने साथ ही नाश्ता किया और घर में 2-3 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं बताकर एक ब्रीफ केस में 3 जोड़ी कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लेकर विकास के साथ घर से बाहर निकल गया। केवल 3-4 मिनट में ही हम अनुज के मकान के सामने थे। मैंने गाड़ी साइड में लगा दिया और हम दोनों बरामदे तक पहुंच गए। विकास ने आगे बढ़कर कॉल बेल बजा दी। कुछ क्षण बीते होंगे कि अनुज ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे देखकर ऐसे चौंका जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे तू कब आया? छुट्टी कितने दिन की ली? आधी विकास ने कहा। अरे यार पहले भीतर तो आने दे, फिर सवाल पूछ लेना। अनुज हंसता हुआ हमें अपने ड्राइंग रूम में ले गया। वह अपनी सारी उत्सुकताएं तभी समाप्त कर लेना चाहता था, परंतु मैंने कहा यार बातें तो रास्ते में भी हो जाएंगी, चल अभी बड़ी दूर जाना है, 2 जोड़ी कपड़े रख ले, बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। वह हक बकाया। यूं अचानक? कहाँ? अरे यार ज़्यादा दूर नहीं, बस रामगढ़ में जो मोरनी हिल्स हैं ना उन्हें देखेंगे और तीनों दोस्त मिलकर दो दिन में अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। पर रीमा और बच्चे? नहीं यार अभी बस हम तीनों। भाभी जी के साथ फिर चले जाना तू। जा जल्दी रख कपड़े और जो भी ज़रूरी सामान लगे, विकास ने हंसते हुए कहा। अनुज उठकर अंदर की ओर चला गया। थोड़ी ही देर में रीमा भाभी जी चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आईं। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि अनुज तैयार होकर आ गया। उसकी चाय लगभग ठंडी हो गई थी, जिसे उसने 3-4 घूंटों में ही पी लिया। हमने रीमा भाभी जी को चाय के लिए शुक्रिया किया और अनुज के साथ बाहर निकल आए। मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उन दोनों ने हिप हिप हुर्रे की आवाज़
लगाई और हमारी गाड़ी रामगढ़ की ओर चल दी। ऊंचे ऊंचे संकरे पहाड़ी रास्तों में हर थोड़ी दूरी पर मोड़ थे। एक तरफ गहरी खाइयाँ और उनमें दूर दूर पर बने 2-4 मकान। खेतों में महिलाएं और पुरुष काम कर रहे थे और वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। मौसम साफ और धूप खिली हुई थी। कभी कभी हमारी कार सड़कों के किनारे सघन वृक्षों की शाखाओं को स्पर्श करती हुई निकल जाती और हम रोमांच से भर जाते। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम उस होटल के सामने थे जो हमारे एक कुंजियन जूनियर प्रताप का था। रास्ते में ही विकास ने उससे खाली कमरे के बारे में पूछ लिया था। प्रताप ने हमारे कमरों को बहुत साफ सुथरा करा के सुसज्जित करवा दिया था। वह हमें खुद हमारे कमरों तक लेकर गया। विद्यार्थी काल से ही वह हमें बहुत प्यारा था। एनडीए में रुचि न होने के कारण उसने यहाँ पर अपना होटल का बिजनेस शुरू किया था। कमरे में टीवी, इंटरकॉम, ड्रेसिंग टेबल, गीज़र और अन्य सभी आरामदायक चीज़ें विद्यमान थी। बिस्तर पर सफ़ेद चादर और सफ़ेद कवर वाले तकिए थे जिस पर सुंदर कशीदाकारी की गई थी। कमरे में एक कोने में एक गोल छोटी मेज़ थी जिस पर ताज़े गुलाब और मोगरे के फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। दूसरे कोने में एक मेज़ पर अंग्रेजी शराब की बोतलें और ग्लास रखे थे। बिस्तर के एक किनारे एक अर्धनग्न युवती के हाथ में खाली गिलास वाला पेंडुलम नुमा शीशे की आकृति थी जो स्वतः कभी दाएं और कभी बाएं मुड़ जाती थी। प्रताप हमें वहां पहुंचाकर चला गया। जब तक हम नहा धोकर तरोताज़ा हुए, बेरा कॉफ़ी ले आया था। हम तीनों ने एक साथ बैठकर कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाया और तैयार होकर घूमने चले गए। हमने वहाँ कई ऐतिहासिक भवनों को देखा जिसमें काफ़ी अलग और ऊंचाई पर बने किसी राजा के किले को भी देखा। वह अब एक पर्यटन स्थल बना हुआ था। लोगों की भारी भीड़ थी वहाँ। हम घूमते हुए काफ़ी थक गए तो होटल वापस आ गए। प्रताप ने हमारे लिए शाही लंच की व्यवस्था करा रखी थी। अनुज और विकास मेरे साथ बहुत खुश थे और सुकून के पल बिताए। हम तीनों ने बाकी के 2 कमरे छोड़ दिए थे और इसी एक कमरे में पसरे हुए थे। खाना पीना सोना सब एक साथ। 2 दिनों के लिए यहाँ आए थे पर हम तीनों का मन यहाँ एक साथ इतना रम गया कि वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था। ये 6ठा दिन था और हम दोनों की छुट्टियां तो चल ही रही थीं, किंतु पीटीआई विकास भी हमारी तरह निश्चिंत था। उसने अपने स्कूल में न किसी को अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए कहा और न उसे स्कूल की ओर से कोई चिंता या उन्हें बिना सूचित किए यहाँ रहने का कोई भय था। हम दोनों हैरान थे कि हमारी आर्मी में हम अगर एक बार भी ऐसा कर दें तो हमारा कोर्ट मार्शल हो जाए, पर यह विकास की सरकारी नौकरी तो कुछ ज़्यादा ही आरामदायक है। एक दिन हमारी पसंदीदा शराब होटल में ख़त्म हो गई। दुर्गम स्थान पर इतनी आसानी से शराब मंगाना प्रताप के लिए भी कठिन हो रहा था। हम इस बारे में अभी सोच ही रहे थे कि अचानक मुझे एक ख्याल आया कि मेरी गाड़ी की डिक्की में कुछ बोतलें पड़ी थीं जो घर में मैंने निकाली नहीं थी। सो मैं और अनुज उन्हें लेने के लिए प्रथम मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे कि प्रताप मुझे सीढ़ियों में मिल गया। बोला, इतनी रात को कहाँ सर? अरे मेरी गाड़ी की डिक्की में कुछ बोतलें पड़ी हैं, उन्हें ही लेने जा रहा था। लाइए गाड़ी की चाबी मैं ला देता हूँ, प्रताप ने कहा। नहीं, साथ चलो,
उन्हें उठाकर लाने में मेरी मदद कर देना, मैंने उससे कहा और हम तीनों नीचे गाड़ी की ओर चल पड़े। वहीं एक और पेड़ों के नीचे एक आदमी नशे में धुत पड़ा हुआ था। पास में ही एक स्कूल रजिस्टर रखा था। तो यह है तो कोई पढ़ा लिखा इंसान, पर यहाँ इस हाल में? हैरान होते हुए मैंने पूछा। प्रताप कोई जवाब देता इतने में अनुज ने लपक कर वह रजिस्टर उठा लिया। श्री लाला मेहर चंद नवोदय विद्यालय सामने मोटे अक्षरों में लिखा था। ओह, तो यह इस विद्यालय का हाजिरी रजिस्टर है, मैंने धीरे से कहा। परंतु यह तो विकास के विद्यालय का भी नाम है, अनुज ने कहा। हाँ, सही कह रहे हैं अनुज भैया, और यह विकास के उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं। प्रधानाचार्य? हम दोनों के मुंह से एक साथ ही निकला। जी भैया, प्रधानाचार्य, प्रताप ने हंसते हुए कहा। और यह महोदय भी उसी दिन से हमारे होटल में ठहरे हुए हैं जब से आप सबके साथ विकास भैया यहाँ आए हैं। हैं? क्या कह रहे हो? मैंने पूछा। हाँ भैया, ऐसा ही है, हंसते हुए प्रताप ने कहा। पर यह रजिस्टर यहाँ, मतलब वहाँ स्कूल में कोई ऊपर से निरीक्षण के लिए आ जाए तो? अनुज ने पूछा। अरे भैया, इसीलिए तो प्रधानाचार्य महोदय रजिस्टर ही अपने साथ लेते आए हैं। न वहाँ रहेगा, न कोई चेक करेगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। प्रताप ने रजिस्टर खोलकर दिखाया। भैया देखिए, पिछले 6 दिनों से विद्यालय में प्रधानाचार्य जी और विकास भैया लगातार उपस्थित हैं। हम तीनों एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़े। रात की नीरवता को भंग करती हुई हमारी हंसी दूर तक चली गई। काश हमारी वो हंसी उस भ्रष्ट तंत्र के कानों में पड़ती, जिसकी नाक के नीचे ऐसे प्रधानाचार्य और ऐसे अध्यापक बेफिक्र होकर नशे में पड़े सोते हैं, जिनके कंधों पर देश के बच्चों का भविष्य टिका है। ऐसे अभिभावकों का विश्वास टिका है जो आंख मूंद कर इन विद्यालयों के अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के हाथों में अपने बच्चों को दिन के 8 घंटे सौंप कर निश्चिंत होकर शांति की सांस लेते हैं और उनका बच्चा कुछ सीख कर आएगा। वापिस आता हुआ मैं सोच रहा था कि अगर एक दिन हम आर्मी वाले सीमा पर ऐसा कर दें तो देश में कोई इस तरह नशे में सो नहीं पाएगा। अब प्रश्न यह है कि इनकी शिकायत कौन करे, किससे करे? अब चरित्र बिक चुका है, संवेदना, भावना सब मर चुकी हैं। कुछ एक को छोड़कर सब कुछ बिकाऊ है, यहाँ तक कि एक हम्माम में हम सब नंगे हैं। धन्यवाद।